हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोहर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी फिजिक्स की। तो फिजिक्स पे हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा दर्पण। जो हमारा ये आज की जो क्लास है हमारी फिजिक्स अर्थात फिजिक्स की जितनी भी क्लास होगी ये आपकी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण हमारा स्टार्ट करते हैं। दर्पण हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के। एक तो हमारे होते हैं समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है जी, गोलीय दर्पण। तो प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। तो हम जो बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण हमारा, अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। तो देखते हैं हमारा कौन कौन सा होता है। एक तो होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण हमारा किस प्रकार का होता है और ये हमारा कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण, तो माना हमारा ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, कोई मतलब गोलीय है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा इसका क्या है? सेंटर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? सेंटर होता है। यदि हम इस कर्व को यानी कि इस स्फीयर को, इस गोले भाग को यहाँ से काट ले, ठीक है जी, यहाँ से काट ले तो ये हमारा इस प्रकार से निर्मित हो गया। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो होता है हमारा दर्पण, एक होता है हमारा लेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि दर्पण और लेंस में हमारा क्या अंतर होता है। तो दर्पण और हमारा लेंस, आपने देखा होगा लेंस का मतलब जैसे आप स्पेक्टिकल पहनते हो यानी कि चश्मा पहनते हो तो उसमें आर पार हमें दिखाई दे जाता है। और जो हमारा दर्पण होगा, जैसे आप सुबह ही उठ कर अपना फेस जो देखते हो यानी कि मिरर में, वो हमारा मिरर होता है। तो जो इसकी सबसे अहम बात होती है लेंस और दर्पण की, जैसे हमारा ये कोई दर्पण है या कोई मान ले शीशा, ठीक है जी, लेंस और दर्पण यदि हम इसकी साइड पे पॉलिश कर दें, ठीक है जी, तो ये हमारा मिरर बन जाता है। यदि इसके पीछे हम क्या पॉलिश ना करें तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है अर्थात पारदर्शी हो जाता है। ठीक है जी, तो यदि हम यहाँ पे पॉलिश करेंगे तो यहाँ पे कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी अर्थात परावर्तित होगी, और यहाँ पे अगर कोई हमारा लेंस है कोई रे आएगी तो वो हमारा क्रॉस हो जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा अंतर हमारा यही होता है कि जो हमारा लेंस होता है लेंस के पीछे पॉलिश नहीं होती और जो हमारा दर्पण होता है दर्पण के पीछे पॉलिश होती है। ठीक है जी, तो हमने इस पे पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। तो इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, जिसकी हमारी पिछली साइड क्या हो गया? यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण का जो हमारा परावर्तित यानी कि कोई रे आएगी यहाँ से परावर्तित होगी तो इसकी हम अंदर वाली साइड को पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? अंदर वाली साइड को पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे देखते हैं। हमने जो हमारा एक गोलिया मतलब गोलिया आकार का एक मिरर था यानी कि शीशा मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ पे रखा, उसके पीछे पॉलिश कर दी, तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। ठीक है जी, इसके हमने बीचों बीच एक रेखा खींची जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष।
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो इसको P से डिनोट करते हैं, ध्रुव को। यहाँ पे ध्रुव के बाद आती है यहाँ पे हमारी फोकस। क्या आती है, फोकस। और जो हमारा ये जो सेंटर था, तो ये सेंटर हमारा यहीं पे हुआ, इसको बोलते हैं सी, कर्वेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारी सेंटर से ध्रुव तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे, आर से, ठीक है। और जो हमारी फोकस से ध्रुव तक की लेंथ होती है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। किससे, स्मॉल एफ से। जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्रुव तक की जो हमारी लेंथ होगी, इसको बोलेंगे आर यानी कि रेडियस, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और जो हमारी फोकस से ध्रुव तक की हमारी डिस्टेंस होगी, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है एफ और आर के बीच में, ठीक है जी। एफ और आर के बीच में एक रिलेशन आता है हमारा। तो क्या आता है, जो हमारा आर होगा, जो हमारा, ये हमारा ट्वाइस ऑफ एफ के होगा। क्या होगा, आर जो होगा यानी कि त्रिज्या जो होगी हमारी फोकस दूरी की दोगुनी होगी। तो यदि आप यहाँ से फोकस दूरी निकालोगे तो फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमारी फोकस दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक। तो जो हमारी त्रिज्या होगी हमारी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और जो हमारी फोकस दूरी की जो डेफिनेशन बनेगी हमारी, फोकस और ध्रुव के मध्य दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन बना। अब हम भाई आइए आगे बात करते हैं। जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये इनको हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। जैसे हमारा f बराबर r/2 आया, तो इस पे बेस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और उसका प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण पर कहाँ बनेगा, ठीक है जी। तो माना ये हमारा क्या बन गया, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे था हमारा क्या, ध्रुव। ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे हुई हमारी फोकस, यहाँ पे हुई हमारा वक्रता केंद्र, और इधर जाने पे हमारा मिलेगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत, ठीक है। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वे आते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये यदि आपको बताया जाए 10वीं क्लास के हिसाब से, तो 10वीं क्लास के हिसाब से ऐसे ऐसे हमारे 6 चित्र बनेंगे जो आपके लेवल से बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारा जो एग्ज़ाम आएगा वो केवल वस्तुनिष्ठ आएगा, यानी कि हमें क्लिक यानी कि 4 ऑप्शन मिलेंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन देना है। तो यदि वहाँ आप 6 चित्र बनाओगे तो फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि हमारा कोई वस्तु कहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, किसी वस्तु का यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है उसके लिए हमें 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा कोई वस्तु, माना ये हमारी नंबर 1 वस्तु अनंत पर रखी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, गोला। यह वस्तु यहाँ रखी है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ बनेगा, ठीक है जी। यदि आपको 10वीं के हिसाब से देखें, यदि कोई हमारा, ये हो गया हमारा दर्पण, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा मुख्य बिंदु यानी कि ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब माना हमारी यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है जी, अनंत पे कोई वस्तु रखी है। तो मैंने आपको बताया किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो यदि हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण भेजें यहाँ से, तो ये जो हमारी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी,
तो यहाँ से यह टकराने के बाद हमारी फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी। उसके बाद हम दूसरी जो रेखा यानी कि प्रकाश किरण भेजेंगे, यदि या तो हम भेज लो फोकस से भेज दी हमने, ठीक है जी, फोकस से भेज दी तो वो यहाँ पे टकराने के बाद हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी ये प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर टकराती है यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है, वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कहाँ पे काट रही है? ये हमारी फोकस पे काट रही है। तो फोकस पे काट रही है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल ही पॉइंट आकार का होगा यानी कि बिंदु के आकार का, बिंदु आकार का। तो हमारे ऐसे ऐसे बनने हैं 6 चित्र, यदि आप 10वीं क्लास में जाके देखें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स पर। तो माना हमारी कोई वस्तु एक अनंत पर रखी है, 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, तीसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, 4th हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है, 5वीं जो वस्तु है हमारी कहाँ रखी है? फोकस पर, और 6ठी वस्तु फोकस और हमारी ध्रुव पर रखी है। तो ये हमारी 6 वस्तुएं, अर्थात मैंने बताया कि जो हमारे अवतल दर्पण है उसके 6 चित्र बनने हैं। तो इन सभी 6 चित्रों को एक ही चित्र में हम समायोजित करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारी ये होगी क्या, ये डिनोट करेगी हमारी वस्तु को, और जो इनका प्रतिबिंब बनेगा उसको मैं डिब्बे से डिनोट करता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। क्या हो गया? नंबर 1। यहाँ पे नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ठीक है। तो इधर हमारा पूरा फिल हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। तो नंबर 6 हमारा बनता है इधर, नंबर 6, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा बना नंबर 1, अर्थात कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ पर? फोकस पर। तो जो हमारा यहाँ पे फोकस पर बनेगा केवल बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। कितने आकार का? बिंदु आकार का, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कोई वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो नंबर 2 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये जो बनेगा हमारा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। जो हमारी वस्तु केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब ये देखो हमारा 3 ये रहा और 3 ही ये रहा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र पर ही, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा इसी के आकार का, यानी कि जितने आकार की हमारी वस्तु है उसी आकार का हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी। सेम साइज, सेम साइज। तो अब हम बात करेंगे नंबर 4, यानी कि कोई वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा केंद्र और अनंत के मध्य, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नंबर 5, यानी कोई वस्तु फोकस पर स्थित है तो हमारा वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा? कोई वस्तु हमारी फोकस पर स्थित है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा हमारा बनेगा अनंत पर, और यह बनेगा वस्तु यानी कि लार्ज साइज, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। कोई वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है तो इसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा इस साइड यानी कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और ये देखो जितने भी प्रतिबिंब हमारे मुख्य अक्ष के नीचे बन रहे हैं वे सभी प्रतिबिंब बनेंगे हमारे उल्टे। क्या बनेंगे? उल्टे, उल्टे बनेंगे जितने भी प्रतिबिंब हमारे मुख्य अक्ष के नीचे हैं, उल्टे। और जितने भी प्रतिबिंब हमारे इस दर्पण की साइड है, इस साइड है, ये सभी बनेंगे हमारे वास्तविक। क्या बनेंगे? वास्तविक,
ठीक, वास्तविक। तो वास्तविक और उल्टे ये वाले जितने भी है 1 से लेके 5 तक प्रतिबिंब सभी बने हमारे उल्टे और वास्तविक। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 जो हमारा है ये देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है जी। तो यदि आप इसको 10वीं क्लास के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये जो प्रतिबिंब है हमारा यहाँ पे डॉटेड, यानी कि हमने जो ये प्रतिबिंब बनाया था बिल्कुल आभासी, यानी कि हमने अपनी साइड से इन लाइनों को माना था। तो यहाँ पे बनेगा सीधा और आभासी। क्या बनेगा, सीधा और आभासी। तो ये था हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमारे F1 यानी कि 1 से लेकर 5 तक बनेंगे वास्तविक और उल्टे, और जो बनेगा हमारा नंबर 6 यह बनेगा हमारा सीधा और आभासी। ठीक है जी। तो ये था हमारा अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ये आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि यदि कोई वस्तु हमारी फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और यदि कोई वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। क्या बात करेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमारा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है। इसके अंदर की ओर हमारी पॉलिश करी हुई होगी, और इसके यहाँ पे हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ पे हमारा होगा फोकस, और यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र, और इधर हमारा अनंत। ठीक है। इधर होगा हमारा अनंत। तो जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे हमारे सब दर्पण के पीछे बनते हैं। ठीक है जी। तो इस कारण हम यहाँ पे F लिख लेंगे और यहाँ पे C। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वही सेम सिचुएशन होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है जी। यानी कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण में हमारी अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा कहाँ पर, फोकस पर। ठीक है जी। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे हमारे दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ पे, दर्पण के पीछे। और यदि हमारा एग्जैक्ट हमारी कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा एग्जैक्ट फोकस पर बनता है। ठीक है जी। और यदि जितने भी हमारी ये सिचुएशंस है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच में, ये सभी प्रतिबिंब हमारे फोकस और ध्रुव के बीच में बनते हैं। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था जितने भी प्रतिबिंब हमारे लेंस से इधर होंगे वे होंगे हमारे क्या, वास्तविक, और जितने भी हमारे प्रतिबिंब लेंस के यानी कि पॉलिश वाली साइड बनेंगे वे बनेंगे हमारे आभासी। तो पहले बताइए मुख्य अक्ष के ये ऊपर है या नीचे। यदि ये हमारे मुख्य अक्ष के नीचे होते तो हमारे उल्टे बनते, लेकिन ये है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये बनेंगे हमारे सीधे, सीधे। तो बताओ सीधे और बस ये हमारे क्या है, दर्पण के इस साइड है, तो ये बनेंगे हमारे सीधे और आभासी, सीधे और आभासी, सीधे और आभासी। तो जल्दी जल्दी देखिए आप।
तो ये था हमारा उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके यूज, अर्थात अवतल दर्पण के यूज और उत्तल दर्पण के यूज, कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा कहाँ होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग हमारा कहाँ पे होता है। ठीक है जी। इनमें हमारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई वस्तु दर्पण से हमारी 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और उसकी फोकस दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तो अब हम बात करेंगे यूज ऑफ अवतल मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी कि अवतल दर्पण के प्रयोग, अवतल दर्पण के प्रयोग। तो सबसे पहले हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है जी। तो अवतल दर्पण आप जहाँ भी कटिंग कराने जाते हो, शेविंग कराने जाते हो, ठीक है, वहाँ पे जितने भी आपको मिरर मिलेंगे वे सब हमारे अवतल दर्पण ही होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे शेविंग मिरर। क्या? शेविंग मिरर, शेविंग मिरर। ठीक है। यानी कि जो इनके यूज है ना, ये इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई वस्तु हमारी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है दर्पण से और उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इनके यूज, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। तो देखेंगे शेविंग मिरर। अब नंबर 2, यदि आपके दांत खराब है तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपके दांतों में एक चम्मच से लगाएगा। ठीक है जी। उस चम्मच पर, माना ये हमारी कोई चम्मच है, इस चम्मच पर हमारा इस प्रकार का एक दर्पण लगा रहता है, तो वो दर्पण हमारा क्या होता है, वो ही दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है। जैसे आपकी कोई जाड़ है, इस प्रकार की जाड़ है, ठीक है जी, तो उसको देखना है कि इस जाड़ में हो क्या रहा है, तो वो आपके यहाँ पे लगाया उसने अवतल दर्पण, तो इस जाड़ का साइज हमारा बढ़ के कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको दंत चिकित्सक को हमारा बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा कि आपको क्या बीमारी है आपकी जाड़ में। ठीक है जी। तो जो हमारा अवतल दर्पण होगा हमारा दंत चिकित्सक के रूप में होता है, दंत चिकित्सक, यानी कि दंत चिकित्सक भी इनका यूज करते हैं। अब बात करेंगे नंबर 3 की, उपयोग नंबर 3 पर। इसका जो उपयोग होता है अवतल दर्पण का हमारा ENT में भी होता है, यानी कि ईयर नोज थ्रोट्स वाले चिकित्सक, यानी कि जितने भी हमारे कान नाक गले, जितने भी हमारे कान नाक गले वाले चिकित्सक होंगे उनके वहाँ पर भी आपको अवतल दर्पण देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट। ठीक है जी। इन सब में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है जी। तो टॉर्च लाइट आपने देखा होगा, ये हमारी यदि कोई टॉर्च है, इस प्रकार की कोई टॉर्च है हमारी, ठीक है जी, तो इसका जो हमारी लाइट पड़ेगी वो इसी आकार की क्यों पड़ती है, आपने कभी सोचा? ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पे हमारा कोई बल्ब लगा है, इस बल्ब ने हमारा प्रकाश उत्पन्न किया, तो आपने ये नहीं सोचा कि जब हम लाइट को ऑन करते हैं टॉर्च को, तो वो हमारा प्रकाश ऊपर क्यों नहीं जाता, सीधा ही क्यों जाता है। तो अब देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पे बल्ब अपना काम कर रहा है। ठीक है, बल्ब के बाहर हमारा एक ट्रांसपेरेंट शीशा वो होगा, शीशा, जिससे हमारी प्रकाश किरणें निकल गई। अब हम बात करेंगे यहाँ से जो हमारी प्रकाश किरण निकली, यहाँ हमारा है दर्पण। ठीक है जी, ये हमारी दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर सीधी जाती है। ठीक है जी, दर्पण से परावर्तित होकर सीधी, इस कारण हमारा जो भी बनेगा ये बिल्कुल सीधी लाइट मारेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे टॉर्च लाइट, सर्च लाइट। अब बात करेंगे नंबर 5 पॉइंट पर। नंबर 5 पॉइंट है हमारा गाड़ियों की हेडलाइट्स में। ठीक है जी, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे गाड़ियों की हेडलाइट के बारे में। ये देखो, हमारी माना है कोई गाड़ी है,
यहाँ पे इसकी लाइट लगी है, लग रही जी, लाइट लग रही। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बल्ब है बल्ब। तो ये जो आपको दिखता है ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ये होता है, ये शीशा होता है हमारा बिल्कुल आर पार होने वाला। यहाँ पे हमारा बल्ब जला, ठीक है। आप देखोगे जो हमारी लाइट होती है उसके पीछे हमारा एक दर्पण लगा रहता है, ठीक है। तो जो हमारी लाइट्स आएगी, ये हमारा प्रकाश आएगा तो ये हमारा इस पे टकराएगा, इस पे टकराने के बाद हमारा सीधी लाइन में जाएगा, ठीक है जी, जिसके कारण हमें सीधे दिखाई देता है। यहाँ पे आई, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस कारण हमें ये सीधा दिखाई देता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट होती है वे हमारी दो प्रकार की होती है, एक हमारी गोली आकार की और एक होती है हमारी परवलय आकार की, ठीक है जी। यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए कि गोली आकार की या परवलय आकार की, तो इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा परवलय आकार। क्या बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा परवलय आकार। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। ये थे हमारे अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है जी। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण के। बस ध्यान रखना भैया, ये हमारा जो यूज होते हैं ये हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग। उत्तल दर्पण के प्रयोग। यानी कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे इसका जो महत्वपूर्ण यूज होता है वो हमारा एक ही होता है। क्या होता है? तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है वाहनों के पश्च दृश्य हेतु दर्पण। वाहनों के पश्च दृश्य हेतु दर्पण, ठीक है जी। इसका हमारा जो मीनिंग है यानी कि क्या है, जो भी आपके यानी कि आपके पास वाहन है, बाइक है, गाड़ी है, बस है, जो भी है, ठीक है जी, उस पे आपने देखा होगा, माना ये हमारी कोई गाड़ी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा एक शीशा लगा रहता है, कहाँ पे? यहाँ पे मान लो। ये हमारा कौन सा दर्पण होता है? जब भी आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे हमारा चाहे गाड़ी आ रही हो, साइकिल आ रही हो, बस आ रही हो, ट्रक आ रही हो, वे सब एक शीशे के अंदर ही क्यों दिख जाते हैं? वे हमारे भाई ट्रक तो बहुत बड़ा है और हमारी गाड़ी बहुत बड़ी है, बस बड़ी है, तो वे हमारी उस दर्पण में कैसे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है जी, वस्तु से छोटा और आभासी। तो अभी बताया मैंने आपको कि जो हमारी यहाँ पे कोई ट्रक आ रहा हो, कोई बस आ रही हो, तो वे सब हमारी इस दर्पण के अंदर एडजस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, एक तो हमारा आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा और क्या, वस्तु से छोटा बनाएगा। इस कारण हमारा एक ही दर्पण में ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा इसका उपयोग है हमारा गलियों की लाइट में, यानी कि स्ट्रीट लाइट्स में, गलियों की लाइट में, ठीक है जी। आपने देखा होगा जो हमारी चौराहों पे लगी रहती है गलियों की लाइट, ठीक है। तो ये दूसरा यूज हुआ हमारा गलियों की लाइट्स में। तो ये इसके इम्पोर्टेंट यूज थे हमारे उत्तल दर्पण के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम और मज़ेदार चीज़ें। तो आज की क्लास आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और मज़ेदार चीज़ें। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।